नमस्कार। चुनावों की आपाधापी में कौन कौन से मुद्दे किस सियासी पतंग को हवा दे रहे हैं, ये पता चलता है। मगर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो समाज या एक बड़े वर्ग की सिसकी के जैसे होते हैं, जो सुनाई तो देते हैं मगर तकलीफ की इंतहा का बयान नहीं करते। चुनावों के बाद शोर उठता है मगर उन पर हार का मातम या जीत का जश्न भारी पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद सबसे बड़ा शोर था कि बीजेपी अयोध्या हार गई, मंडल कमंडल पर भारी पड़ गया, वगैरह वगैरह। अब किसी ने यह नहीं पूछा कि जो दर्द उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में चमड़ी के नीचे धधक रहा था, उसका क्या हुआ। किसी ने नहीं पूछा कि प्रयागराज में त्रिवेणी है, अयोध्या जी से पुरानी है, वहां क्या हुआ, वहां क्यों बीजेपी हारी। इसीलिए हमने सोचा कि प्रयागराज जाया जाए। आप दिल्ली मुंबई को कॉस्मोपॉलिटन शहर कहते हैं क्योंकि हर प्रांत के लोग वहां रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। अब प्रयागराज एक समय में प्रयाग था, इलाहाबाद हुआ, वहां मुगल आके बसे, वहां अंग्रेजों ने खेमे गाड़े। यहां मात्र रोजी रोटी के लिए लोग नहीं आते थे या आते हैं, यहां लाखों बेहतर रोजी रोटी से लेकर मोक्ष के लिए लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों का कॉस्मोपॉलिटन शहर इलाहाबाद या प्रयागराज है। आइए दिखाएं आपको वो सिसकियां जो 3 नदियों के संगम के किनारे बसी हुई हैं। बैरागी मोक्ष चाहता है। आम आदमी की जिंदगी भले कैसी भी हो, उसे स्वर्ग की इच्छा होती है। वेदों का प्रयाग मुगलों के इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, मगर आज भी उतना ही अनूठा है। यहां रहने वालों से ज्यादा लोग यहां नहाने आते हैं। नदियां दिखती 2 हैं मगर संगम त्रिवेणी है। पहाड़ उठाने वाले, समुद्र लांग लंका चलाने वाले बजरंगबली यहां मंदिर में लेटे हुए विराजते हैं। इसीलिए जिंदगी के बाद के मंसूबे करोड़ों को प्रयाग लाते हैं। तीर्थ, संगम में डुबकी, पूजा पाठ, अनुष्ठान, मोक्ष या स्वर्ग कमाने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश है। लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट किया और वापस लौट जाते हैं। मगर जिंदगी हाड़मास के शरीर में रोज की जरूरतों से भरी दिहाड़ी होती है। जहां जरूरतें पूरी नहीं होती या जरूरतें पूरी करने के तरीके नहीं होते, वहां के लोग, खासकर वो लोग जिनके आगे जिंदगी कुछ ज्यादा लंबी बाकी हो, घरों को छोड़कर पलायन करते हैं और उनमें से बहुत पहुंचते हैं प्रयागराज। घर से निकलते इन कलयुगी सुदामाओं के कान में एक हिदायत गूंजती रहती है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। शहर में होते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यानी सपने बनाने के कारखाने। शहर की दीवारों पर होते हैं हसरतों की सीढ़ियों के इश्तेहार। मगर शहर ईंट, सीमेंट, स्टील, डामर से बनते हैं। सपने मुलायम होते हैं, टूटते ज्यादा हैं। प्रयागराज में मोक्ष के वीजा ऑफिस यानी संगम से 1.5 किलोमीटर दूर यह है चाय की टपरी। वो सीधा से बदरंग हो चुके कुछ टाट से ढकी फलों की पेटियों की लकड़ी से बनी। इस टपरी को लंगड़ा के चलते टपरी के मालिक और उसके 4 मैले से बच्चों को संभालती उसकी पत्नी के सपनों की कब्रगाह बुला सकते हैं। हमने 2 चाय पी। इतना वक्त काफी था टूटे सपनों का ब्यौरा लेने के लिए। डबल इंजन की सरकारें, एक्सप्रेसवे, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, G20, ग्लोबल शोहरत मिलकर क्या नहीं कर पाते, ये पता चल गया। ये भी जान गए हम कि नौकरियों के भर्ती इम्तिहान का पेपर लीक और बेरोजगारी किस नर्क को पैदा करते हैं। कमाई क्या चलती है, बस थोड़ा बहुत सुबह शाम दुकानदारी हो जाती है। चाय का करते हैं? बस चाय कहनी चाय। कब से चाय का ठेला कर रहे हैं? आज 3-4 साल हो गए। तो कितना पढ़े हैं? हम BA MA BEd हैं। BA MA BEd तीनों? तीनों। तो ये बताइए कि MA BEd तो आदमी
शिक्षक की नौकरी वोकरी के लिए करता है, तो नौकरी नहीं करी कोई? ये प्रयास तो जारी था, लेकिन हर संभव पैसे के मजबूरी में ही नहीं, या तैयारी कम, पैसे कहीं पेपर होता है जैसे टेट वगैरह लीक हो जाते हैं। कोई पेपर दिए कभी? हाँ दिए हैं, हम 69,000 शिक्षक भर्ती आई उसमें दिए। टेट पास थे, सुपर टेट में नहीं 5 नंबर से छंट गए। टीजीटी की 2 बार दिए हैं। तो पेपर लीक हुआ क्या? हाँ टेट का लीक हुआ था, टीजीटी का भी, और 69,000 में भी लीक हो गया था। तो कितना टाइम पढ़ाई में लगाए थे इसकी तैयारी में? अब पढ़ाई में जो समय मिलता था मजदूरी करते थे, बच्चे हैं 5-5 बच्चे हैं, उनको पालन पोषण करते हैं। तो तैयारी करते थे, तो कुछ इसके पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए कुछ लोन वोन लिए, उधारी खेत वेत बेचे कुछ? पिताजी खेत पे लोन लिए हैं, नहीं दे पाए। इधर पैर जा रहे थे सर, और एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया। अच्छा। अब पिताजी जमा कर पाए कि नहीं, हम पूछ भी नहीं पाए। तो कितना लोन लिए थे पिताजी आप खेत रख के? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए आपकी तैयारी के लिए उन्होंने लोन लिए थे खेत रख के। तो खेत अभी छूटा कि नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं। तो अभी कितना बच्चा अच्छा है? 3 बच्चियां, 1 बच्चा है। 4 बच्चा है। हम्म, तो आप कहते 5 से? 3 बच्चियां, 1 बच्चे हैं। तो अभी कितना कमाई हो जाता है दिन भर इस चाय के ठेला में? घर चल जाता है? पूरे बच्चे यहीं रहते हैं, 300-400 मिल जाता है, 400। तो खराब लगता है कि MA BEd करके भी चाय का ठेला आदमी लगा रहा है? अब सरकार की मंशा है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, जो आती है लीक हो जाती है। अब कुछ है नहीं, अब हम कुछ कर भी नहीं पा सकते। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। सीमा देवी जी, बताइए कितना बच्चा अच्छा है? बच्चे 3 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है। कोई स्कूल जाता है इनमें से? हाँ स्कूल जाते हैं, जो फीस नहीं रहती तो बंद करा दिए हैं। तो जो जितना कमा के लाते हैं, आप अलग काम करते हैं कि आप इन्हीं के साथ रहती हैं? नहीं साथ रहते हैं। तो इतना कमाई हो जाता है कि घर चल जाए? अब इतना नहीं होता तब भी खर्चा चलता है, क्या करें, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये कह रहे थे कि कर्जा लिया था परिवार ने, तो कर्जा कैसे उतरेगा? अब धीरे धीरे देते हैं, इसी में बचा के 100-200। तो सरकार का जो अनाज स्कीम है, ये सब है, कुछ मिला है उससे सरकार से? अनाज मिलता है 5 किलो। और उसके अलावा कोई आयुष्मान कार्ड है, सेहत का कार्ड जो है? नहीं कुछ नहीं बना है। नावास ना कुछ। नावास भी नहीं मिली है हमको लोग के। तो जब आपका शादी वादी कब हुआ था? कौन सन में हुआ था? 2010 में। जब शादी वादी हुए थे तो क्या कहा था इनके पिताजी ने कि लड़का सरकारी नौकरी करेगा, क्या कह रहे? हाँ तब तो बोले कि सरकारी नौकरी करेंगे, पढ़ रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कभी भी लग जाएगी ड्यूटी। तो नहीं लग पाई, पैर भी खराब हो गया। हमारे कैमरे को देख पास ही रहने वाले कुछ और लोग भी वहीं आकर बैठ गए। इनके भी कंधों पर पेपर लीक से टूटे सपनों के बेताल दिख रहे थे। कितना उम्र है आपका? इसमें लगभग 34 साल है। क्या है कि अमूमन देखा जाता है कि 22, 23, 24 साल तक आदमी का तय हो जाता है कि जीवन में वो किस रास्ता में है, क्या करियर है। तो आप 10 साल लेट चल रहे हैं। अब देखिए लेट तो हम लोग नहीं चल रहे थे। हम 2014 में जब प्रयागराज में आए तो हमें एक उम्मीद थी कि भाई हम गांव से, देहात से आए, तो हमें लगा कि हम पहले सिविल की परीक्षाओं में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक लंबा समय लगा उसमें सिविल में, कि कभी 2 साल में परीक्षाएं हो रही, कभी 3 साल में हो रही हैं। और फिर मेहनत करने के बाद फिर बीच में क्या हुआ कि हम लोग शिक्षक बनने के लिए जो है डिग्रियां खरीदने लगे। अब सरकार जोरदारी से डिग्री भी बांटी हम लोगों को कि डिग्री ले लीजिए, नौकरी मिल जाएगी। अब तैयारी करते करते जिस भी परीक्षा में बैठते हैं पता चला कि पेपर लीक हो गया। और जब पेपर लीक हो गया तो फिर एक हताशा निराशा होती है कि यार पेपर ही लीक हो जा रहा है तो कैसे नौकरी पाएंगे। और जो रैकेट्स हैं, जब खुलासा होता है तो चौंकाने वाला होता है कि इतने लाख में पेपर बेच दिए, इतने लाख में। तो हम लोगों के पास इतनी क्षमता है नहीं, तो अपने दम पर तो अभी तक ये जो कितने पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल अगर मैं कहूँ? अगर देखिए सच्चाई है कि 2014 से जहाँ तक मुझे जानकारी है ऐसा कोई पेपर नहीं है कि जो लीक नहीं। संख्या कितनी होगी? लगभग 22-23। 22-23 भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं।
तो यानी उससे कितने लोग अफेक्ट हुए होंगे, कितनों पर असर पड़ा होगा? आप समझिए कि पैसा तो कोई वैकेंसी होती है 25 लाख 18 लाख। नहीं, पर ये नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग हर परीक्षा में 20-22 परीक्षाओं के अगर लीक हुए हैं तो हर परीक्षा में कितने हजार कितने लाख बच्चे यूपी में बैठते हैं? बता रहा हूँ कि लगभग कि अगर देखा जाए यूपी के पूरे तो लगभग 40 से 45 लाख लड़के जो है प्रभावित हो रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि 22-23 एग्जाम के पेपर जो लीक हुए भर्ती के, उससे 25-30 लाख लोग इम्पैक्ट हो चुके होंगे। ये लोग जो हैं, ये इसका एक और परेशानी ये है कि लोगों की जो आकांक्षा है वो सिर्फ सरकारी नौकरी है। देखिए सच्चाई यही कि आप देख ही रहे हैं कि कहीं कोई काम नहीं है। हमारे पास अगर काम होता, यहाँ प्रयागराज में ना कोई फैक्ट्री है ना कोई कंपनी है, बाहर भी आप जाइए 2000-4000 की नौकरी मिलती है, तो वहाँ की किराएदारी से ही जो है नहीं निपट पाएंगे। तो मजबूरी है, कोई नहीं चाहता है कि हम सरकारी नौकरी करें, सब चाहते हैं कि हमको अच्छी सैलरी मिले, हम कहीं भी काम करें। लेकिन दुर्भाग्य है पूरे देश का कि आप कहीं ढूंढिए, ढूंढते ढूंढते नौकरी आपको नहीं मिलेगी। मैंने 2015 में पीसीएस दिया था, पीसीएस प्री का पेपर लीक हुआ था। पहले मैं सिविल की तैयारी करता था, मैंने लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू दिए। तो पेपर लीक की जो समस्या अनिल जी ने जो आपको बताई, ये शुरू से ही है। और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 4 भर्ती बोर्ड हैं। एक जो पुलिस की भर्तियाँ करवाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उसने पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा करवाई 17 या 18 फरवरी को। उसका पेपर लीक हुआ, विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, रोड पर विद्यार्थी आए और चुनाव थे, चुनाव की वजह से सरकार दबाव में आई और पेपर को कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद में उसके पहले एक हफ्ते पहले आरओ जो दूसरा भर्ती बोर्ड है उत्तर प्रदेश का, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी, जो पीसीएस आरओ एग्जाम करवाता है, तो वो आरओ का एग्ज़ाम, उसका भी पेपर लीक हो गया, वो भी 2 दिन पहले। उसके लिए भी विद्यार्थी सड़क पर आए और बड़ा आंदोलन हुआ लोक सेवा आयोग में और वो मुकदमे भी हुए। मुझको भी अरेस्ट किया गया था। उसको रद्द करवाने के लिए हम लोगों ने मूवमेंट किया था विद्यार्थियों, क्योंकि मेरी एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, टेस्ट सीरीज़ वगैरह चलती रहती हैं, तो विद्यार्थियों का सर मेरा सपोर्ट करिए। तो मुझको नज़रबंद किया गया आंदोलन को लेकर कि आप आंदोलन मत करिए, पेपर को कैंसिल नहीं करना है। लेकिन विद्यार्थी नहीं माने, ये सफूर्त आंदोलन था, कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा था, तो कैंसिल करना पड़ा सरकार को। उत्तर प्रदेश में जो तीसरा भर्ती बोर्ड है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो टीचिंग की भर्तियां करवाता है, पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नाम था इसका 2 साल पहले, अब उसको भंग कर दिया गया, सरकार ने नया आयोग बनाया है। वो 3 साल से वो भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से 5 साल से लगभग वो बन ही रहा है, अभी भी उसमें परीक्षा नियंत्रक नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है। तो शिक्षक भर्तियाँ उत्तर प्रदेश की सारी रुकी हुई हैं। जैसे आप ये पीछे बैठे हुए तैयारी करते थे शिक्षक भर्ती की, और पता नहीं है कब 2022 में शिक्षक भर्तियों के आवेदन आए थे, 22 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का आवेदन लिए गए भर्तियों के लिए, बोर्ड भंग हो गया। अब पता नहीं है इन लोगों की परीक्षा कब होगी, नया आयोग कब बन करके तैयार होगा, वहाँ पर अभी अधिकारियों की नियुक्तियाँ ही नहीं हो पाई हैं। चौथा जो भर्ती बोर्ड है उत्तर प्रदेश का, जो समूह ग की भर्तियाँ करवाता है, क्लर्क बाबू की, वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी लेखपाल वगैरह की, वो लखनऊ में उसका हेड ऑफिस है, UPSSC उसको कहते हैं। 2016 की वैकेंसी AROs और 2019 की वैकेंसी ASO जूनियर इंजीनियर 2018, ASO AGT तो 2019 की बात की है, और इसके अलावा PT 2021, PT 2022, PT 2023 की सारी भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। 2016 की भर्तियां UPSSC की अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। अब जोड़ेंगे तो लगभग 70 लाख और 50 लाख विद्यार्थी प्रभावित है पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, जिन्होंने 50 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, चूँकि 60,000 वैकेंसी आई थी, 5 साल बाद वैकेंसी आई थी ये कांस्टेबल की, है ना, 60,000। हाँ, तो इस तरीके से 1 करोड़ को ये आंकड़ा क्रॉस कर रहा है। जो कांस्टेबल के लिए आवेदन करते हैं वो पीसीएस के लिए आवेदन नहीं करते, वो शिक्षक भर्ती के लिए। ये चारों छात्र ही अलग अलग हैं। ये बताइए कि परिवार से माली हालत कैसी है? इतना पैसा है कि 5-6 साल आप लगा दिए सिर्फ तैयारी में ही? नहीं, इतनी स्थिति तो सही नहीं है, फिर भी घर वालों किसी ना किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, घर में मजदूरी। इस तरह की स्थिति में हमारे घर वाले, जहाँ पे आम लोगों को मतलब बाहर निकलना दुर्भाग्य, इस स्थिति में हमारे घर वाले धूप में कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, क्योंकि हमको अब इस तरह। यानी आप कह रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं परिवार वाले? कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तभी तो इस स्थिति में अब हम यहाँ पे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और लास्ट समय चल रहा है हमारे पास। 1 साल का मौका और दिए हैं, कह रहे थे बस 5 साल से ज़्यादा उम्मीद नहीं कि। तो माँ बाप कुछ बोलते नहीं है कि बेटा पढ़ा लिए, लिखा दिए, सब कुछ करा दिए, आज भी आप हम ही पे डिपेंडेंट हो?
ये तो है सोच, अब क्या करें, कर ही नहीं सकते कुछ, क्योंकि अब पेपर आते, वैकेंसी आती है तो उम्मीद रहती है कि शायद इसमें हो जाए, तो तैयारियां करते हैं। समझिए आप किसी दिन समय निकालिए, बोर्ड में बैठिए, 20-20 हज़ार मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट के ऊपर, बोर्ड के ऊपर। ये जो भर्ती बोर्ड है उनके ऊपर 20-20 हज़ार मुकदमे हैं। लोक सेवा आयोग में 34,000 मुकदमे इस समय वर्तमान में है लोक सेवा आयोग के ऊपर, कि कभी पेपर लीक का भी मुकदमा है और गलत आंसर की, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग ने आंसर की देना बंद कर दिया कि हम उत्तर कुंजी नहीं देंगे। ये सब सुनकर दिमाग का मिजाज कसैला हो गया। कुछ कदम चले थे कि गुजरते ई रिक्शा वाले ने कहा, बाबू चले चलो, बोहनी नहीं हुई। इत्तेफाक देखिए, ये भी मध्य प्रदेश के एक गांव से करने कुछ आया था, आज चला रिक्शा रहा है। सर शुरुआत में इस रिक्शे की कीमत थी 90,000 रुपये। अब सर बहुत महंगा हो गया, अब सर नहीं खरीद सकते हैं। तो ये बताइए कि कितना पढ़ाई लिखाई किया है? सर मैंने अपने मध्य प्रदेश बोर्ड से हाई स्कूल किया है, उसके बाद मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आ गया हूँ। तो मैं यहाँ से सर इंटर किया हूँ। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया है और राज्य विश्वविद्यालय से मैंने LLB किया है। LLB किए हो? यानी तुम वो वकील हो जो रिक्शा चला रहे हो? यस सर, हम वो वकील। यस, बस परिस्थितियाँ सर ऐसी हो गई कि जिसके कारण से हम वकालत तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वकालत करते समय मुझे सीनियर के नीचे रहना पड़ेगा, जिससे कि हमारा खर्चा नहीं सहन हो पाएगा। और हर बड़े घर के व्यक्ति जिनके पास संपत्ति है, पैसा है और खेत खलिहान है, वो आराम से अच्छे तरीके से अपना वकालत भी करते हैं, पैसे जिससे उनका खर्चा चल जाता है। हम इस चीज़ को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बताइए कि कभी नौकरी का कोशिश नहीं की है? सर मैंने CGL का एग्ज़ाम दिया है। CGL का एग्ज़ाम, CGL क्या होता है? CGL होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये CGL होता है, उसका एग्ज़ाम दिया था। उसमें सर मेरा कम नंबर आए थे, जिससे मैं तैयारी नहीं कर पाया था। और कौन सा एग्ज़ाम दिया? और सर मैंने MTS एग्ज़ाम, मल्टीटास्किंग का एग्ज़ाम दिया है, वो मैं क्वालिफाई। नहीं, कोई ऐसा एग्ज़ाम भी दिया जिसमें पेपर पर लीक हो गया, या सरकारी भर्ती का कोई? हाँ सर, मैंने ये UP पुलिस का पेपर दिया था। करीब इसमें मेरा सर हो जाता, और ये उम्र के लिए 1 साल बचा हुआ था सर, वो भी चला गया, मैं अब नहीं हो पाऊँगा। तो क्या हुआ उस पेपर का? सर वो पेपर ऐसा हुआ, पता नहीं कैसे सर लीक हो गया, और सब लोग कर लिए। हमारे पास तो पेपर नहीं आया, लेकिन TV, अखबार, प्रेस, न्यूज़ में इतना आ गया। यानी इम्तिहान होने से पहले ही आपको पता लग गया? यस सर, पता लग गया था कि इसका एग्ज़ाम ये होगा, कैंसिल होगा सर, और दे नहीं पाए पेपर, जिससे कि मैं बहुत तो कितना समय लगाए थे पढ़ाई में, इस पढ़ाई तैयारी में? मैं 2009 से पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरीके से खुद से कमा करके पढ़ रहा हूँ। मेरे फादर ब्लाइंड हैं, मेरे फादर को दिखाई नहीं देता, माँ घर के काम करती है, मेरे पास 1 बीघे भी ज़मीन नहीं है। मैं शादी कर लिया हूँ, मेरी एक छोटी सी बच्ची है और एक लड़का है। वाइफ मेरी BHU से ग्रेजुएशन की हैं, और शादी हो गई है, हम लोग कर लिए हैं। लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि स्वयं से कमा करके पढ़ाई करके इलाहाबाद में आकर के। तो 2009 से आप स्वयं अपना कमाई करके पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सर, मैं 2009 से कर रहा हूँ। यहाँ पहले मैं आके स्टार्टिंग में यहाँ से लेबरगिरी काम किया, उसके बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट प्रयागराज में बहुत सारे हैं। मैं धीरे धीरे करके यहाँ से इंटर क्वालिफाई किया, ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने सोचा मेरा फील्ड कौन सा है, मैं किसी फील्ड को चूज़ नहीं कर पा रहा था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था सर। लेकिन मैं किसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर राज्य विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम दिया LLB, और वहाँ से मैंने LLB क्वालिफाई किया सर। और इतना बेरोज़गारी है सर कि मैं जो रजिस्ट्रेशन होता है हाई कोर्ट का, बार काउंसिल का, सर मैं उस रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा हूँ। मेरा 2021 से LLB हुआ है सर। घर का खर्चा देखिए सर, माँ मेरी है वो कमाती धमाती हैं, क्या करती हैं? दूसरे के यहाँ काम करती हैं, और फादर को मेरे वही 500-600 रुपये वृद्धा पेंशन मिलता है, उससे खर्चा चलता है। और हो गया ऐसे, कुछ नहीं, मम्मी ऐसे घर में रहती हैं, हाउस वाइफ। तो अभी बेटी कितनी बड़ी है? मेरी बिटिया है 3 साल की है। स्कूल जाएगी? स्कूल सर जाएगी कैसे, अभी मैं इससे ही परेशान हूँ, कर्ज से ही परेशान हूँ। दोनों बच्चे ऑपरेशन कर्ज से लिए हुए हैं सर, ऑपरेशन से हुए हैं। एक बच्चे का खर्चा मैं इस रिक्शे से 80 से 90 हज़ार रुपये ऑपरेशन का खर्चा किया हूँ, दोनों बच्चों के लिए, और ऑपरेशन से खर्चा किया हूँ, आज तक वही भर रहा हूँ। पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा सर, क्योंकि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास 34 डिग्रियां थी, तो हमारे पास क्या
30 डिग्री नहीं हो सकती, हम भी डिग्री ले सकते हैं। और ऐसी बात नहीं, हम एक न एक दिन सफल होंगे, ज़रूर होंगे सर। प्रयागराज के कटरा इलाके में नेतराम की पूड़ी छानने वाले से लेकर नेहरू के आनंद भवन के सामने डग्गा मार गाड़ी चलाने वाले से लेकर जीरो रोड पर अमिताभ बच्चन के पुराने घर के पास टाइपिंग सिखाने वाले ऐसे ही पस्त हौसले मिले। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल का गुंबद शायद उतना ऊंचा नहीं जितना यहां पढ़े लोगों का रुतबा है। 9 दिसंबर 1873 यहां एक नींव का पत्थर रखा गया। ये पूरा इलाका आसपास का तब इलाहाबाद कहलाता था, प्रयागराज बाद में हुआ। नींव का पत्थर रखा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। पत्थर रखा गया था मुइर सेंट्रल कॉलेज का, जो कि विलियम मुइर जो थे वो इलाहाबाद इलाके में एक यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहते थे। तो काम शुरू हुआ, तो यहाँ पे विलियम मुइर के नाम से एक सेंट्रल कॉलेज स्टार्ट हो गया। और शुरू होने के बाद जब बिल्डिंग का निर्माण हुआ तो उसके आर्किटेक्ट जो थे वो विलियम एमर्सन थे। विलियम एमर्सन जिन्होंने कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल डिज़ाइन किया और मुंबई का जो क्रॉफर्ड मार्केट है उसका भी डिज़ाइन उन्होंने ही किया था। ये डिज़ाइन हो गया। शुरू में ये जो सेंट्रल कॉलेज बना ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अधीन था, उसके एफिलिएशन में आता था। 23 सितंबर 1887 वो ऐतिहासिक दिन था जब अंग्रेज जो शासक थे हिंदुस्तान के, उन्होंने भी माना कि एक यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत थी देश में, उसकी स्थापना की जाए। और उसमें जन्म हुआ 1887 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट का। अब मैं आपको एक लिस्ट गिनाता हूँ। पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने स्थापना की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, वो यहाँ के एलुमनाई थे। गोविंद वल्लभ पंत एक्स चीफ मिनिस्टर यहाँ के एलुमनाई थे। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट थे, वो यहाँ के प्रोडक्ट थे। हरिवंश राय बच्चन दिए, चंद्रशेखर एक्स प्राइम मिनिस्टर दिए, गुलजारी लाल नंदा एक्स प्राइम मिनिस्टर दिए। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, फनी बदायूनी, फिरोज गांधी, फिराक गोरखपुरी, जनेश्वर मिश्र, जनरल के सुंदर जी। तो 2 भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी यहाँ से और जाकिर हुसैन जी यहाँ के एलुमनाई थे। एक्स प्राइम मिनिस्टर 3 थे, गुलजारी लाल नंदा, चंद्रशेखर और वीपी सिंह। यानी प्रयागराज में सपनों के स्टार्टअप 1880 के दशक में लग गए थे और उसके बाद इलाहाबाद उनका इंडस्ट्रियल एरिया बना। ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट का खिताब मिल गया था। तो हमने सोचा क्यों ना मिलें उन लोगों से जो पिछली सीढ़ी की हार और उखड़ी सांसों के बावजूद उसी पहाड़ी को चढ़ रहे थे। गर्मी शिद्दत की थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉल हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अंग्रेज हुक्मरान बना गए थे। टूटे पलस्तर और सीलन से सजी दीवारों वाला हॉस्टल उजड़े बाग के बीच तन्हा बैठा था। मुस्तकबिल पे भले शुबा हो, खंडहर बता रहे थे कि इमारत कभी बुलंद थी। सन 1919 में हिंदुस्तान एक गुलाम मुल्क था। अंग्रेजों की हुकूमत थी, दबाव था। उसके चलते अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में रिफॉर्म्स की सूची सुधार की। उसके लिए साइमन कमीशन बनाया गया। साइमन कमीशन का महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। 1928 फरवरी में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया। विरोध और ज्यादा तेज हो गया। तमाम देश के इलाकों में उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। लाहौर में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांजी। सॉन्डर्स नाम का डिप्टी सुपरिंटेंडेंट लाला लाजपत राय पर टूट पड़ा।
सर पे, शरीर पे, तमाम जगह पे उनको चोटें आई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसको लेकर के क्रांतिकारियों में बहुत आक्रोश था और साइमन कमीशन और सॉन्डर्स से बदला लेने की बात तय हो चुकी थी। अब हम इलाहाबाद में है। लाला लाजपत राय पे हमला लाहौर में हुआ था, तो हम इस बिल्डिंग में क्यों खड़े हैं? ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्थित हॉलैंड हॉल। ये छात्रों का हॉस्टल है और सोचिए कि 1928 की उस घटना से इस हॉस्टल का एक ऐतिहासिक नाता है। ऐतिहासिक नाता ये है कि लाला लाजपत राय पर लाठियां पड़ने के बाद जब सॉन्डर्स से बदला लेने की बात शुरू हुई तो एक कॉन्स्पिरेसी रची गई क्रांतिकारियों के द्वारा। इस हॉलैंड हॉल के 8 नंबर कमरे में अजय घोष नाम के एक छात्र यहाँ पे इनमेट थे। रात देर 1928 में उनका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो देखा कि 6 फीट 1 इंच का लंबा सा एक शख्स सामने खड़ा हुआ है। कुछ देर अजय घोष उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन जब पहचाना तो गले लगा लिया। ये शख्स सिर्फ उस एक रात कमरा नंबर 8 हॉलैंड हॉल में रुका और वहां नींव रखी गई सॉन्डर्स से बदला लेने की, और वो 6 फीट 1 इंच का क्रांतिकारी और कोई नहीं, भगत सिंह था। हॉलैंड हॉल के गलियारे में कुछ छात्र मिले और उनसे बात शुरू हुई। यार ये इनमेट क्यों बोलते हो अपने आप को आप लोग यार? इनमेट मतलब अंतावासी। रेजिडेंट बोल दो यार, इनमेट थोड़ा जेल टाइप का लगता है यार। देखिए, छात्रावास में इनमेट और अंतावासी इन्हीं का तो संघर्ष रहा है। मैं अगर वैसे बताऊं कि मैं इलाहाबाद से ऊपर जरा नॉर्थ में कहीं चला जाऊं और किसी से पूछ लूं कि अंतःवासी क्या होता है, ना तो अंता पता होगा ना वासी पता होगा। जो छात्रावास में है, जो छात्रावास का लीगल है, वो लीगल इनमेट है, वही अंतावासी। मैं एक बेला वीटा का परफ्यूम आया है मार्केट में, नया आया है। कैसे पता लगता जैसे है बेला वीटा जैसे वीटा? अच्छा, परफ्यूम लगाने के पीछे कई कारण। जैसे हम लोग छात्र संघर्ष वाले लोग हैं, छात्र राजनीति में संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो हम लोग आंदोलन में इतना पसीने से लबारेज हो जाते हैं कि जब तक कुछ परफ्यूम ना रहे तो तब, क्योंकि आज का जो युग है, इस आधुनिक भारत में जो आधुनिक काल के लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, वो उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करते जिसके पसीने से थोड़ी महक आती है। नाम क्या तुम्हारा? आदर्श सिंह भदौरिया मेरा नाम है। आदर्श सिंह भदौरिया। कहाँ के हो तुम? औरई के हो क्या? नहीं, मैं प्रयागराज का ही हूँ। प्रयागराज के। तुम ये बताओ, ये तुमने जो आध्यात्मिक भाषण दिया परफ्यूम पे, संघर्ष हो ये सब, यानी कहाँ संघर्ष करते हो तुम? देखिए, संघर्ष की गाथा अगर मैं सुनाने लगूंगा तो हो सकता है कि आप हैरत अंगेज में पड़ेंगे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2020 में इनरोल हुआ। 2020 से छात्र राजनीति में कदम रखा। छात्र आंदोलन में इतनी मेरी सक्रियता रही कि 2000 मेरा यूजी कंप्लीट होते होते मैं 2 बार निलंबित हुआ, 2 बार निष्कासित हुआ। वर्तमान समय मेरा प्रवेश प्रतिबंध है, मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ। लड़के खुल गए तो हॉस्टल के कमरे में ले गए। बोले हर कमरे में फोटो है आज़ादी की लड़ाई के उस शहीद की जिसने बगावत की, फांसी चढ़ गया। अपने भाई, भतीजे, बेटा, बेटी, पोता, पोती के लिए कोई जागीर बिना खड़ी किए। कहाँ से आए आप? देवरिया डिस्ट्रिक्ट। ये बताओ यार, क्यों आते हैं देवरिया से पढ़ने बच्चे इलाहाबाद? सर, हमको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ ज़्यादा आशाएं लेकर आते हैं इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद शिक्षा का एक गढ़ हो चुका है। यहाँ पे हर क्षेत्र के विषय में लड़के पढ़ाई करने आते हैं और लगभग तैयारियाँ इलाहाबाद में हो रही हैं और एक माहौल मिलता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये यूपीएससी ही मंतव्य है? यस सर, यहाँ जितने छात्र आते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, IAS होता है, अर्थात यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक करना। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी भी छात्र से पूछेंगे तो उनकी पहली महत्वाकांक्षा यही होगी कि जीवन में एक बार यूपीएससी करना है। यहाँ सारे छात्र जो हैं IAS बनने के लिए ही आते हैं, लेकिन और कई कारण होते हैं जो अलग अलग फील्ड में भी चाहते हैं, कुछ मुकाम तक हासिल भी कर पाते हैं, और इसी सोच को लेकर मैं भी यहाँ आया हूँ। तो क्या पृष्ठभूमि, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पटना में वेल्डर का काम करते हैं
मैं पेशे से अपने पेशे में ही हैं, जो विश्वकर्मा जो होते हैं, लोहार जो होते हैं, वही कार्य करते हैं, जैसे ग्रिल गेट की वेल्डिंग वगैरह करना है। ये मध्य निम्न वर्गीय टाइप का वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास लोअर मिडिल क्लास जिसे कहेंगे। तो इसके लिए यहाँ भेजने के लिए आपको हर महीना पिताजी की जो महीने की आमदनी है उसका एक बड़ा हिस्सा आपको यहाँ रखने में जाता है। हाँ, वो अपने जो उन्हें मिलता है उसमें से कटौती करके यहाँ वो भेज पाते हैं। कितना भेजते हैं हर महीना, कितना खर्चा पड़ता है आपका? अप्रोक्स पर मंथ 5 से 5,500 हज़ार के बीच मिनिमम स्पेंड होता है, एक्सपेंडिचर। वो भी सेविंग करते हुए सर, सेविंग करते हुए। अगर एंजॉय करते हुए या फिर जो नॉर्मल आज का जो जीवन है अगर उसको देखा जाए, यानी बर्गर खा लिए, पिज्ज़ा खा लिए। हाँ, पिज़्ज़ा खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो डेली लाइफ। महीना में कितना बार मन मारते हो? कितना बार ऐसा मन मारते हो कि आज यार जेब में थोड़ी तंगी चल रही है तो आज पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे या कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे? सर अभी तक तो मेरा जहाँ तक ये बैकग्राउंड रहा, मैंने बचाने का ही प्रयास किया, सेविंग को लेकर ही ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि होता ऐसा है कि अगले महीने कब परिवार ना भेज पाएँ, इसका भी एक डर लगा रहता है। डेली बेस पे काम करना या वैसे मिलना, उसको लेकर काफ़ी तंगी देखे जाने के कारण हम लोग सेविंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, इसको लेकर के कुछ परेशानी आपकी निजी हुई? सर निजी क्या, तमाम छात्रों की जो परेशानी है वो अपनी भी परेशानी है सर, क्योंकि पेपर आउट हो जा रहा है। तमाम छात्र जो मेहनत कर रहे हैं लगातार खून पसीना बहा के एक कमरे में बंद करके पेपर के लिए आदमी कितना साल तैयारी करता है? सर किसी भी पेपर के लिए मिनिमम अगर कड़ी मेहनत करो 6 महीने तो कड़ी मेहनत करता है, फिर उसके बाद जो पढ़ाई के बाद होती है सर, बाकी तो पढ़ाई तो 1-2 साल 3 साल जो कोचिंग करता है वो करता ही सर। कोचिंग में कितना खर्चा हो जाता है अमूमन सर अगर IAS की कोचिंग ले रहे हैं तो 1.25 लाख 1.5 लाख जितनी फीस हो, तमाम कोचिंग उनका अलग फीस है, प्रीमियम। सारे लड़के जो ये सब कोचिंग करते हैं उनके परिवार की माली हालत ऐसी होती है कि स्वतः रूप से इतना पैसा खर्च कर पाते हैं कि कर्जा उधार लेते हैं? का नहीं होता सर, एजुकेशन लोन है आजकल लेते हैं लोग। अब गरीब परिवार है तो माँ बाप खेत गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हैं कि इसी आशा में कि जीवन सुधर जाएगा, कल को बेटा कुछ बनेगा तो कुछ हो जाएगा, ये इसी आशा में सर होती रहती हैं। लेकिन अगर पेपर लीक हो जाता है सबका सपना टूट जाता है। आपके साथ कोई पेपर लीक हुआ? सर आर का लीक हुआ था, और पिछली जी सर आर क्या होता है? रिव्यू ऑफिसर होता है, अगर वो होता है सर। अगर इसके पहले देखिए यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, तमाम छात्र अगर चुनाव न होता तो प्रिपेयर हुए थे यूपी पुलिस के लिए? जी यूपी पुलिस के भी हुए थे। तो कितनी बार जहानाबाद जा पाते हो साल में माँ बाप से मिलने? कभी आ पाते हैं यहाँ पे वो लोग? देखिए अब तक पिछले 3 वर्षों में मैंने यहाँ टोटल 3 वर्ष बिताए हैं। आज तक हमारे पिताजी विश्वविद्यालय तक नहीं आ पाए हैं, दूरियाँ हैं और अब मैं ही यहाँ हैंडल कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मैं 2014 से हूँ, 6 साल उधर 4 साल इधर, 10 साल हो गया। अभी 0 रिपोर्ट है घर पे, ना कुछ कमा रहे हैं ना कुछ। मान लीजिए 2-3 साल से तो पैसा नहीं लेते हैं घर से। तो कैसे खर्चा चलता है? चल जाता है, थोड़ा इधर उधर काम फैला दिए हैं, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, उससे अपना चल रहा है। नहीं सर, मेरे पिताजी की तरफ से कभी भी हमको रोक टोक नहीं हुआ। जो कर रहे थे जब भी, अब पिछले कई वर्षों से पापा पूछते ही नहीं क्या पढ़ रहे हो, क्यों जान रहे पढ़ नहीं रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जान रहे पढ़ नहीं रहा हूँ। अब जैसे पिछले अभी मैं यूनिवर्सिटी में, मेरा रैंक अच्छा था LLB में, तो हम पापा को फ़ोन किए, हम कहे हाँ पापा नमस्ते। कहे हाँ बतावा। हम कहे पापा हमारा रैंक आया वो 5वां 6वां। कहे अच्छा ठीक है, जान थे, चला ठीक हो, ठीक बना। हम कहे हाँ ठीक है। तो वही अब जान नहीं कोई खुशी नहीं, जान नहीं उससे क्या होगा। LLB कर रहा लड़का, जैसे उससे नहीं कुछ कर पाया वहीं जा कचहरी में 100 200 500 रुपया वसूलेगा और क्या करेगा। कितने सालों से हैं आप यहाँ? 2 सालों से मैं यहाँ पे। 2 साल में कितने IAS और IPS बने हैं? सर पिछले काफ़ी सालों में 6-7 साल 8 साल में बहुत कम हो गई है संख्या। कितनी अंदाजन मुझे लगता है तो अभी इस वर्ष, अभी बगल एक हॉस्टल है वहाँ से एक लड़का हुआ है, और लड़के होंगे हॉस्टल में? सारे हॉस्टल में होंगे हजारों की संख्या में। हजारों में से एक हुआ? हाँ, वो भी मुझे लगता है कि यहाँ से सिर्फ यहाँ से पढ़ के नहीं, वो दिल्ली तैयारी करके यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो दिन प्रतिदिन घटा है। हालांकि अब विश्वविद्यालय द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उस क्षेत्र में कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, क्योंकि जो यहाँ की राजनीति थी वो दिशाहीन हो चुकी थी, वो गुंडागर्दी इन सब के क्षेत्रों में आगे बढ़ रही थी। उसको कंट्रोल करने के लिए ही विश्वविद्यालय ने यहाँ का छात्र संघ, उसके कुछ घाटे भी हैं फ़ायदे भी हैं,
वो बंद किया है। फिलहाल कोशिश कर रही है विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 18 कॉलेज हैं, करीब 30,000 छात्र। प्रदेश में प्राइवेट या निजी क्षेत्र की नौकरियां ना के बराबर हैं, मगर यहां आने वाले प्राइवेट नौकरी जैसे मामूली मंसूबे लेके नहीं आते। यहां तो लोगों को मोक्ष चाहिए या फिर सरकारी नौकरी, वो भी IAS IPS टाइप। ऊंची उड़ान के लिए सबके पास मजबूत पंख नहीं होते, बहुत सपने टूटते हैं। शहर के तमाम इलाकों में चाय पकोड़े के खोमचे वालों के पास कई किलो की डिग्रियां हैं। तमाम यहां आए थे तनख्वाह नहीं, भौकाल, दबदबा, वर्चस्व के लिए। तो उनमें से कई माफिया बने, माफिया के शूटर बने या फिर रंगबाज। मगर इलाहाबाद का इतिहास रहा है, आम क्या खासो खास से अंग्रेज हुक्मरानों के सपने भी चूर कर चुका है इलाहाबाद। शाम उतर चुकी थी, गम गलत करने कॉफी पीने जिस रेस्तरां में आए वहां जनाब हेरम चतुर्वेदी मिल गए। यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, इलाहाबाद और प्रयागराज के सीरे में सिर तक डूबे। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद में अंग्रेज हुक्मरानों ने भी सपने बोए थे, मगर इलाहाबाद में उनके भी दांव उल्टे पड़ गए। 1858 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की राजधानी इलाहाबाद हो गई आगरा से। मिशन कंपाउंड हो, चाहे आपका प्रेस हो, सब कुछ इलाहाबाद चला आ रहा है ना। आपको कटरा में मिशन कंपाउंड दिखाई देता है, वो सब इलाहाबाद चला आ रहा है। तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई अंग्रेजों? अब वहीं आ रहे हैं। 1858 के बाद जब सारे ऑफिसेस यहाँ गए तो आपको मालूम है ब्रिटिश ऑफिशियल से लेके एक मिडिल क्लास तैयार हो रहा है, प्रेस सारी लगभग आ गई महत्वपूर्ण। सारे ऑफिसेस जब आ गए हैं तो उनके बच्चों के पढ़ने के लिए, उनके एस्पिरेशंस के लिए क्या करें। Therefore they started thinking in terms of a university. They needed brown sahibs, मतलब more trying to serve the British government than serving Indian aspirations. लेकिन जब ये होता ना, लिबरल एजुकेशन आपको मिलती है तो दोनों चीज़ होती हैं। एक तो यूनिफिकेशन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन हो रहा है। दूसरा, यू आर गेटिंग लिबरल आइडियाज फ्रॉम द वेस्ट एंड यू रियलाइज दैट दिस इज एन एलियन गवर्नमेंट। दोनों तरह की फोर्सेस, जो फिजिक्स का रूल है दैट अंग्रेजों ने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई अपने लिए सर्विंग क्लास खड़ी करने के लिए, मगर वो डबल एज दुधारू तलवार बन गई। तो सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं सबको देता हूँ अच्छे से, वो यही है आनंद भवन। आनंद भवन कैसे बना? वी ऑल नो कि सैयद अहमद खान से अंग्रेज बहादुर सलाह लेते थे। एंड सर सैयद अहमद से, हाँ, एंड वी हैव डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि वो बराबर लिख रहे हैं चिट्ठी कि सैयद अहमद आप जब आते हैं यहाँ तो बीच में गैप हो जाता है, वी आर अनेबल टू कंटिन्यू विद आवर कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन एंड देयरफॉर इट इज मस्ट दैट यू रिमेन इन इलाहाबाद। हिंदी में थोड़ा, हाँ, यानी सर सैयद अहमद को अंग्रेजों ने कहा कि हम आपसे सलाह लेते हैं, आपके और हमारे सलाह मशवरे में थोड़ा गैप आ जाता है, तो अब ऐसा है कि कुछ इसका एक रेमेडी किया जाए। उसके लिए उन्होंने उनको ये पूरा इलाका दिया जिसमें आज हम आनंद भवन, स्वराज भवन वगैरह सब पाते हैं। पूरा लैंड दिया गया है। हाँ, ये लैंड उनको दिया भारद्वाज आश्रम के सामने पूरा, मेरे ख्याल से 118 एकड़ या कितना है। और आप समझिए कि वो उन्होंने अपने बेटे के नाम, सैयद महमूद के नाम, जो पहले इंडियन जज हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो उनके नाम पे महमूद मंजिल उसका नाम रखा। बाद में ये मुरादाबाद के राजा, ये बटेश्वर के थे, कुंवर जगदीश प्रसाद के फादर, उन्होंने खरीद लिया परमानंद जी ने। तो राजा परमानंद ने खरीदा, राजा परमानंद से मोतीलाल नेहरू ने खरीदा। अब मैं इसको इसलिए मानता हूँ सबसे मज़ेदार आपको कि इट इज़ बीइंग बिल्ट, किस लिए निर्मित हो रही है कि सर सैयद रहें और सीमेंट करें ब्रिटिश एम्पायर को। और देखिए कितना बड़ा कंट्रडिक्शन है इतिहास का कि वो हेडक्वार्टर बन रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आपने यूनिवर्सिटी बनाई अपने को ब्राउन साहब पैदा करने को, ब्राउन साहब पैदा वहाँ पे बागी पैदा हो गए। आपने आनंद भवन बनवाया कि हम अपनी उसकी फाउंडेशन को मजबूत कर सकें, और वहाँ वो बागियों का अड्डा बन गया हेडक्वार्टर। इसलिए ये बड़ा मजेदार है। देन व्हाई डज अतीक अहमद हैपेंड इन दिस? वही तीन तरफ अगर नदी है, दरिया बह रहा है, तो एक ही तरफ आपको एक्सपेंशन की गुंजाइश है, उसी एक तरफ अतीक रह रहा है।
ठीक है ना, और वेस्ट में बेताज बादशाह है, तो वो एक्सपैंड करता गया। वही जिसका आप नाम ले रहे You mean to say that he was at one end of the city? यस, एंड देयर वाज एम्पल स्कोप फॉर हिज एक्सपेंशन। बाकी सिस्टम क्या कर रहा था? सिस्टम, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। नहीं, मुंह खोल दीजिए बिल्कुल। इसलिए कि जिस कोतवाली में जनरेटर चलता हो उसके पैसे से वो पुलिस क्या कर रही थी, इट वाज यूजिंग दैट जेंटलमैन, इफ यू वांट टू कॉल हिम, आई विल कॉल हिम अ माफिया लीडर। उसको फिर आपको जनमानस ने क्यों वोट किया उसको? जनमानस, यानी ये भी तो एक डिग्रेडेशन है। चीज बताइए, जब आपको न्याय सरकार से नहीं मिल रहा है, व्यवस्था से नहीं मिल रहा है, तो रॉबिन हुड तो का कॉन्सेप्ट कब से चला आ रहा है? जिस शहर में पूरा हिमालय का पानी आता हो और हम लोग एक विशाल काय समुद्र सा माहौल देखते हों, जुलाई अगस्त से लेके सितंबर एंड तक गंगा जमुना बाढ़ में, और जहाँ पर हर बार वो जो सिल्ट आती है, जो हर्बल इम्पैक्ट होता है, पूरा सॉइल आपका फिर से इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना वो चार्ज हो जाते हैं, इसीलिए कल्पवास का यहाँ महत्व है। तो जब ये रिचार्ज होने की संभावनाएं सॉइल में हैं, इकोसिस्टम में है, तो ज़रूर बदलेगा। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके प्रिय कवि शायरों में मैं बोलूं, हु विल यू कोट एंड व्हाट विल यू कोट? मैं तो हमेशा फिराक को ही कोट करता हूँ। उजले उजले से कफन में सहरो शाम फिराक, एक तस्वीर हूँ मैं रात के कट जाने की। रात कम वक्त कट जाए ना तो ज़िंदगी कट जाती है, रात नहीं कटती है तो ज़िंदगी कटनी मुश्किल हो जाती, इतनी बेचैनी करवट बदलता रह जाता है इंसान। अब नरेशन के दौरान मैंने एक टर्म का यूज किया था, कलयुगी सुदामा। नौकरी की तलाश में पढ़ने आते हैं इलाहाबाद और किस हाल से गुजरते हैं। उनकी परेशानी यह है कि वो कलयुग में जी रहे हैं, द्वापर में नहीं। उनके लिए कृष्ण तारणहार नहीं आने वाले, उन्हें एक भ्रष्ट बेलगाम सिस्टम के कंस से निपटना है। अब ऐसे में एक किताब है, नाम है राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है। आज के हालात पर उससे बेहतर तंज कोई और नहीं। अब पुस्तक के आखिर में मैं पढ़ना चाहूंगा कि श्रीलाल शुक्ल क्या कहते हैं। आखिर के पन्नों में एक उन्होंने लिखा है पलायन गीत। पलायन गीत में वो कहते हैं कि तुम मझौली हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो। तुम्हारे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है। कीचड़ की चापलूसी मत करो, इस मुगालते में ना रहो कि कीचड़ से कमल पैदा होता है। कीचड़ में कीचड़ ही पनपता है, वही फैलता है, वही उछलता है। कीचड़ से बचो, ये जगह छोड़ दो, यहां से पलायन करो। जाकर कहीं छिप जाओ, यहां से पलायन करो, ये जगह छोड़ दो। कुछ ना कर सको तो अतीत में जाकर छिप जाओ। भागो भागो भागो, यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है। जी हां, प्रयागराज में तमाम लाखों लोग पलायन करके ही आए थे, मगर यथार्थ उनका आज भी पीछा कर रहा है। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, और जिस न्यूज़ को ऐसे ही कार्यक्रम लगातार देखने के लिए, हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।